हेलो एवरीवन, आई एम दिव्या सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षार्थी बाय दिव्या। हम लोगों ने जो है तो एक पूरा आंसर राइटिंग के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसका आज क्लास 4 है। जो बच्चे आज जो है तो उसको पहली बार देख रहे हैं, वो और भी जो 3 प्रीवियस क्लासेस हैं उसको भी जाके देखें। ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड हैं, क्योंकि उसमें हमने और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें समझाई हैं कि क्वेश्चन क्या होते हैं, क्वेश्चन को किस तरीके से समझना है, जो पुछल्ले शब्द डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्योंकि उसी के बेस पे जो है तो पूरा का पूरा आपका आंसर जो है तो फ्रेम होता है। जैसे वर्णन कीजिए, व्याख्या कीजिए, विश्लेषण कीजिए, आलोचना कीजिए, मूल्यांकन कीजिए। इस तरीके के जो शब्द रहते हैं लास्ट में, उससे आपको जो वो क्वेश्चन है उसको कैसे डील करना है, क्या क्या चीजें उसमें लिखनी है, क्या क्या बताना है, ये सारी चीजें हमको उसी से समझ में आती हैं। जो कुशल्य शब्द होते हैं, डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं। उसके अलावा और भी चीजें हमने समझाई कि क्वेश्चन को किस तरीके से समझा जाए। तो वो सब अगर आपको मिस नहीं करना है तो आप लोग जो है तो वो वीडियो देखिए, क्योंकि उसको जब देखेंगे तभी आपको आगे का समझ में आएगा, वरना आधा अधूरा जो ज्ञान होता है वो किसी काम का नहीं है। इसलिए चलिए, अब हो गया, हम इसमें आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग जो है तो अपने क्लास 4 में क्या समझाने वाले हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के प्रश्न। कि अगर 2 मार्कर क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको उसको कैसे लिखना है, यानी कि कैसे अटेम्प्ट करना है। तो जब आपको पता होगा कि जैसे जो 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, आप सोचेंगे 2 नंबर के क्वेश्चन में क्या समझने लायक है, लेकिन बहुत कुछ समझने लायक है। 2 नंबर के क्वेश्चन जो है तो आपका काफी, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत कम नंबर मिलते हैं 2 नंबर में, और बहुत लोगों को 2 नंबर में 2 नंबर मिल जाते हैं। किसी क्वेश्चन में जो है तो 1.5 मिल जाते हैं। वो कम मिलते हैं जब आप अच्छे से क्वेश्चन को समझ के लिखते हैं। अब जैसे क्वेश्चन कई तरीके के हो गए 2 नंबर में भी। अगर किसी में आपसे युद्ध पूछ दिया है, बैटल पूछा है ना, उसको अलग तरीके से लिखना है। बैटल में क्या क्या चीजें होनी चाहिए कि सबसे पहले तो कब हुआ, डेट अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा है, उससे आपके नंबर बढ़ेंगे। कब हुआ, कहाँ हुआ, अगर कब हुआ नहीं याद है तो फिर कहाँ हुआ, किसके मध्य हुआ, और लास्ट में जो सबसे मेन होता है कि कोई भी युद्ध, कोई भी बैटल है तो उसका क्या परिणाम हुआ, ये आपको लिखना है। तो अगर 2 नंबर में आपसे बैटल पूछ रहा है या युद्ध पूछ रहा है तो आपको ये तीनों चीजें जो है तो याद रखनी है कि युद्ध बैटल में आपको क्या लिखना है। तो कब हुआ, कहाँ हुआ, किसके मध्य हुआ, मतलब कि किसके किसके बीच में हुआ, ये सारी चीजें, और साथ में उसका निष्कर्ष क्या। जैसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हो गया, पानीपत का, तो कब हुआ, 1526 में हुआ, किसके बीच में हुआ, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ। इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम ये हुआ कि बाबर जीत गया और मुगल जो है तो मुगल शासन की स्थापना हुई भारत में। ये इसका परिणाम हो गया। इस तरीके से जो आपका आंसर है बैटल रिलेटेड वाले 2 मार्कर क्वेश्चन में, वो पूरा माना जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे आप ये नहीं लिखते कि कब हुआ, और यही लिखना भूल जाते हैं किसके मध्य हुआ, तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे मतलब आपका आंसर इनकम्प्लीट दिखेगा और आपको कम नंबर मिलेंगे। इसीलिए आपको ये बैटल वाले क्वेश्चन में इस तरीके से याद रखना है। अब इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपसे कुछ कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि इसके बारे में बताओ कि ये मतलब कौन था, या फिर ईयर पूछ लिया जाता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था, तो जैसे 1526 हो गया, अप्रैल। अब अगर किसी को और अच्छे से डेट याद है तो वहां पे वो भी लिख दे, तो इससे क्या होगा कि ये आपको पूरा नंबर, क्योंकि उसने डायरेक्ट जो पूछा है वो आपने बता दिया। उसके बाद ये एक तरीके का ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपसे पूछ सकता है अभिलेख के बारे में, बहुत पूछता है। जैसे अगर मान लो आपसे मंदसौर अभिलेख पूछा, तो मंदसौर अभिलेख में अगर आपको याद है कि किसने वो करवाया मंदसौर अभिलेख, तो वो आप लोग लिख सकते हैं। कौन शासक था जिसने मंदसौर अभिलेख जो है तो उत्कीर्ण करवाया। उसके अलावा इसका महत्व तो क्या है, फिर इसका अगर आपको कुछ है तो किसमें इसका किसका उल्लेख किया गया है। फिर विशेष कोई चीज आपको पता हो वो आप लिख सकते हैं। जैसे इसमें जो दशपुर मंदिर है उसका उल्लेख है, दशपुर मंदिर के निर्माण का, दशपुर का सूर्य मंदिर, ये आप लोग लिख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको लेखक पता है, जैसे मंदसौर अभिलेख के लेखक वत्स भट्टी हो गए, अगर आपको ये मतलब कि अभिलेख से रिलेटेड आप लोगों को ये सारी चीजें लिखनी है। लेखक हो गया, उसके अलावा जो है तो शासक हो गया जिसने उत्कीर्ण करवाया है अभिलेख। उसके अलावा अगर आप लोगों को पता है कि मतलब ये सारी चीजें अभिलेख में होनी चाहिए, लेखक हो गया, शासक हो गया, किस चीज का उल्लेख है, क्या महत्व है और क्या विशेष है, ये हो गया। मतलब 3 पॉइंट इसमें से आपको लिखने हैं, किसके लिए,
अभिलेख के लिए, कोई भी मंदसौर अभिलेख हो गया, रिस्थल अभिलेख हो गया, कोई सा भी अभिलेख हो गया। उसके बाद अगर किसी शासक के बारे में पूछता है, तो शासक जैसे कि बाबर के बारे में पूछा, तो सबसे पहले अगर आपको याद है कि इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था, तो इसका तो बहुत इजी 1526 से 1530 तक था। फिर विशेष क्या हो गया कि मुगल वंश का संस्थापक हो गया, फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी। उसके अलावा और भी कुछ कुछ चीज़, जैसे कि इसने सबसे पहली बार तोप का प्रयोग किया, ये हो गया। फिर इसका जो बाग जो गार्डन है उसने वो किया। फिर ये जो वाद्य यंत्र बजाता था, मतलब कुछ भी आपको इम्पोर्टेंट याद है वो। उसके अलावा आप इसमें इसकी बैटल लिख सकते हैं, 4 बैटल जो मेन हुई थी, पानीपत की हो गई, खानवा की हो गया, चंदेरी का हो गया, घाघरा का युद्ध हो गया। ये सारी चीजें मतलब आप रूलर से रिलेटेड लिख सकते हैं, कोई भी शासक हो, उसके बैटल्स हो गए, उसकी कुछ उपलब्धियां हो गई, मतलब उसने कब से कब तक शासन किया, कौन से वंश से है, मतलब जो भी उसके बारे में इंपॉर्टेंट आपको पता हो वो सारी चीजें आप लिख सकते हैं। फिर बाबरनामा हो गया, इसकी बुक हो गई, तो ये आप लिख सकते हैं। मतलब ये शासक के बारे में आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछा है कि मतलब मान लीजिए कि पूछ दिया कि कोई भी चीजें मतलब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र बताइए, तो आपको पता है कि 3 क्षेत्र हैं, तो आप इस तरीके से किसी भी तरीके से आप वो कर सकते हैं। प्राथमिक हो गया, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी हो गया, और एक हो गया टर्शियरी। इन 3 सेवा क्षेत्र जिनको, या तृतीय क्षेत्र हो गया, ये द्वितीय क्षेत्र हो गया। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं पूरा, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, और इंग्लिश में लिखना है तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ये 3 क्षेत्र हो गए। इस तरीके से मतलब जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर आपको यहाँ पे करंट का शेयर याद है कि मतलब प्राइमरी में कितना, सेकेंडरी कितना है, टर्शियरी कितना, अगर वो लिख देंगे तो मान लीजिए कि और अच्छी बात हो गई, तब तो आपके कहीं से नंबर नहीं कट सकते। तो कुल मिला के ये है कि हमको समझना है कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 नंबर में भी हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन की जो डिमांड है, जैसे हमने अभी और प्रीवियस वीडियो में समझा है, वैसे ही सेम 2 नंबर के क्वेश्चन पे भी अप्लाई होता है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन हमसे क्या जानना चाह रहा है, हमसे क्या पूछना चाह रहा है कि हम मतलब हम वहां पे क्या उत्तर दें जो पूरा का पूरा इससे क्या हो, सटीक बैठे, एकदम एप्रोप्रिएट आंसर हो। तो उसके लिए हमको सबसे पहले समझना है 2 मार्क्स के प्रश्न को कैसे लिखें, कैसे 2 नंबर के प्रश्न में पूरे अंक लेके आए हम। तो ये आप इसीलिए जो है तो मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं कि 7 नंबर और 10 नंबर के ही क्वेश्चन पे अटके रह जाते हैं कि मैम हमको बस आप बताओ इंट्रो कैसे लिखना है और बताओ कि कंक्लूजन कैसे बनाना है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जो 2 नंबर का क्वेश्चन है ये भी आपका, क्योंकि 15 क्वेश्चन होते हैं 2 नंबर के, टोटल 30 नंबर के, तो ये भी बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है। और आप 2 में 2 या 1.5 नंबर आराम से ला सकते हो अगर आप वो सारी चीजें लिख रहे हो जो कि चेकर को चाहिए वहां पास। वो जब आपकी कॉपी को देखे तो उसको लगे कि नहीं, जो क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चा उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें क्या कर रहा है, लिख रहा है। और जब आप ऐसा करेंगे तो ही आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के जो है तो एग्जाम्पल लेके आई हूँ, और उसमें आंसर तो मैं आपको लिख के बताऊंगी कि क्या क्या कैसे लिखना है। उसके साथ में फ्लो चार्ट हो गया, फ्लो चार्ट के बारे में भी, मतलब कैसे हम अब कई बच्चे होते हैं कि 2 नंबर के क्वेश्चन में फ्लो चार्ट का यूज ही नहीं करते, उनको लगता है कि 2 नंबर के क्वेश्चन में फ्लो चार्ट को कैसे इंक्लूड किया जा सकता है, कैसे उसके साथ लिखा जा सकता है। उसी डाउट को आपके क्लियर करने के लिए मैं जो है तो ये क्लास लेके आ रही हूँ, ताकि आप लोगों को 2 नंबर के क्वेश्चन में भी फ्लो चार्ट बनाना आए। उसके साथ में मतलब अलग, या तो फ्लो चार्ट बनाना है या फिर अलग अलग तरीके से जो है तो आप अपना आंसर लिख सके। इससे क्या होगा कि इससे आपकी कॉपी जो है तो यूनिक दिखेगी, और कम मतलब उसमें स्पेस में आप अच्छे से व्यवस्थित तरीके से सारी चीजें लिख सकते हैं। चलिए अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि हमको कैसे 2 मार्कर क्वेश्चन में लिखना है फ्लो चार्ट के साथ। तो जैसे ये क्वेश्चन है बैटल ऑफ बघाट, तो बैटल ऑफ बघाट में हमको लिखना है, क्या लिखना है, अभी मैंने बताया था कि बैटल में क्या लिखते हैं अगर कोई भी क्वेश्चन युद्ध से या बैटल से रिलेटेड है। 3 चीजें, कब, किसके मध्य और परिणाम, ये 3 चीजें लिखते हैं, और इसको हम फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझा रहे हैं ताकि आपको भी आगे समझ में आए कि फ्लो चार्ट कैसे बनाना है। जैसे हमने यहाँ पे 3 पॉइंट हमको लिखने हैं, तो हमने ऐसे फ्लो चार्ट बनाया। यहाँ पे हमने एक पॉइंट डाला कब, यहाँ पे हमने लिखा कि मध्य, और यहाँ हो गया परिणाम, ये 3 पॉइंट हमने लिखे।
अब इसमें हमको लिखना है कब, तो 4 मई 1816 को हुआ था बघाट का युद्ध। कब हुआ था? 4 मई 1816। और मध्य में लिखना है तो किसके बीच में हुआ था? बघाट के जमींदार और दतिया के राजा, ये मध्य हो गया। अब परिणाम क्या हो गया? तो परिणाम हो गया युद्ध विराम, यहाँ पे हो गया मध्यस्थता, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी यहाँ पे देखो तीनों चीजें आ गई। कब हुआ? तो 4 मई 1816 को बघाट में हुआ। उसके बाद मध्य, तो किसके मध्य हुआ? बघाट के जमींदार और दतिया के राजा। परिणाम क्या हुआ? युद्ध विराम। किसके कारण? मध्यस्थता कारण। किसने कराया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इसी को अगर आप ऐसे लिखते कि परिणाम की युद्ध विराम हुआ और मध्यस्थता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा करवाया गया, तो ये क्या होगा कि ये पूरा का पूरा जो जगह है सिर्फ यही एक पॉइंट आपका ले लेगा और आप ये सब कुछ जो है तो नहीं लिख पाएंगे। इसीलिए अगर बैटल पूछा जा रहा है, कोई भी बैटल पूछा जा रहा है, तो आप इस तरीके से उसको लिख सकते हैं कि, और पॉइंट तो यही लिखना है। आप फिर फ्लो चार्ट कोई और भी बना सकते हैं, जैसे इस तरीके से भी बना सकते हैं, इस तरीके से भी, मतलब कई तरीके से फ्लो चार्ट बना के लिखा जा सकता है और उसको आप समझा सकते हैं। लेकिन पॉइंट आपके यही होने चाहिए कि कब और किसके मध्य और इसका क्या परिणाम हुआ। जैसे मैंने अभी आपको पहले एग्जांपल बताया था बैटल ऑफ पानीपत के थ्रू। इस तरीके से बैटल वाले युद्ध आपको हमेशा याद रखना। मैं बार बार बता रही हूँ और बार बार बता रही हूँ, पागल नहीं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज अच्छे से समझ में आ जाए कि कब, मतलब बैटल पूछ रहा है तो कब, किसके मध्य और परिणाम, ये तीनों चीजें आपको जरूर लिखनी है। और अगर आप ये एक्स्ट्रा छोटा सा काम कर देते हो तो आपका आंसर और अच्छा दिखेगा, फ्लो चार्ट और अच्छे व्यवस्थित तरीके से आप सारी चीजें लिख पाओगे, आपके जो पॉइंट्स हैं वो क्लियरली दिखेंगे। तो ये आपको बैटल वाले क्वेश्चन में ये आपको याद रखना है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, उसको भी एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है कि भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। अब इसमें डायरेक्ट क्या पूछा है आपसे? नाम पूछा है कि भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे, तो आपको सबको पता है किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन रॉय। अब अगर आप यहाँ पे इतना भी ऐसे, लेकिन इसको इन्वर्टेड कॉमा में कर दीजिए, अगर इतना भी लिखेंगे तो भी आपको यहाँ पे अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। उसके अलावा भी अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो इनके बारे में, इनकी कुछ जो है तो रचनाएं आप लिख सकते हैं, फिर इनके द्वारा जो समाज की स्थापना की गई है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से और चीजें ऐड कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट पूछा है कि अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि राजा राम मोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। इससे भी जो है तो आपको नंबर, पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन। इसी तरीके से जितने भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जिसमें ईयर पूछा जाए कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था, वर्ष बताएं, और भी जैसे जो क्वेश्चन आते हैं जो डायरेक्ट पूछते हैं, उसमें आपको डायरेक्ट सिर्फ वहां पे लिखना है, उससे आपको नंबर मिल जाएंगे। फिर एक अभिलेख मैंने आप लोगों को समझाया, मंदसौर अभिलेख। वैसे ही एक क्वेश्चन आया है महोबा अभिलेख। अब महोबा अभिलेख में जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है अभिलेख के बारे में, तो उसको आपको कैसे लिखना है, उसमें आप 4 पॉइंट भी लिख सकते हो। इस तरीके से बनाएं फ्लो चार्ट, ये 4 आपने वो कर दिए, 4 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। सबसे पहला हो गया कि अवस्थिति, यानी कि लोकेशन, इंग्लिश मीडियम वाले लोकेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने लिख लिया महोबा उत्तर प्रदेश, ये लोकेशन अवस्थिति हो गया। उसके बाद आप लिख सकते हैं निर्माण, क्योंकि निर्माण जरूरी है लिखना, किसके द्वारा, तो चंदेल शासकों द्वारा। और अगर आपको यहाँ पे पर्टिकुलर किसी रूलर का नाम याद है तो आप उसको भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप इसमें क्या लिख सकते हैं? महत्व, कि इसका क्या महत्व है। तो आल्हा उदल आप लोग सबको ही जानते होंगे आल्हा उदल के बारे में। आल्हा और उदल का उल्लेख, ये हो गया महत्व इसका। और एक पॉइंट आप इस पे विशेष लिख सकते हैं इसके बारे में कि चंदेल कालीन
चंदेलकालीन समाज का वर्णन। अब यहाँ पे क्या हो गया कि आपने जो भी आप मतलब जैसे महोबा अभिलेख पूछा तो उसमें आपने अवस्थिति बताई, कहाँ, महोबा उत्तर प्रदेश में। निर्माण किसने, तो चंदेल शासकों द्वारा। महत्व क्या है इसका, तो आल्हा उथल का उल्लेख। और विशेष क्या है, तो चंदेलकालीन समाज का वर्णन। यानी इसमें आपने उसके 2 नंबर के हिसाब से आप जितने डायमेंशन उसमें कवर कर सकते थे, आपने सारे डायमेंशन कवर किए हैं। तो इस तरीके से आपको अभिलेख से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए वो लिखना है। और अगर आपको, जैसे मैंने बताया मंदसौर वाले में, अगर लेखक का नाम पता है तो आप लेखक का नाम भी जरूर लिखिए, क्योंकि इससे भी जो है तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। इसलिए अगर अभिलेख में इतनी सारी चीज़ों, किसने वन निर्माण कराया, किसने कहाँ पे अवस्थिति, कहाँ पे लोकेटेड है, इसका महत्व क्या है, विशेष क्या है, ये किस चीज़ का उल्लेख है इसमें, इसके लेखक कौन है, या फिर अगर आपको ये पता हो कि कौन सी भाषा में लिखा गया है वो भी आप लिख सकते हैं, कौन सी भाषा, कौन सी लिपि, इसको भी अभिलेख के अंदर आप बता सकते हैं। और कई तरीके से इसको भी लिख सकते हैं। मतलब ये मैंने एक एग्जाम्पल के लिए वाला फ्लो चार्ट बताया, बाकी इसको आप कई तरीके से आप जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं। बस फ्लो चार्ट बनाने से क्या हो जाएगा कि आप अच्छे तरीके से उसको लिख सकेंगे, आपको अच्छे स्पेस भी मिल जाएगा, और उसके साथ में क्या होगा कि आपका आंसर और अट्रैक्टिव और यूनिक लगेगा और क्लियर दिखेगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि क्लियर दिखेगा। फिर एक और एग्जाम्पल है हीट गायन। हीट गायन जैसे पूछ रहा है तो हीट गायन में आप 4 पॉइंट या जितने भी पॉइंट आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। इसमें नॉर्मल, जैसे कि अगर आपको फ्लो चार्ट नहीं बनाना तो ये आप ऐसे स्टार करके या फिर कुछ भी करके बुलेट बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, एरो बना सकते हैं। तो सबसे पहले कोई भी अगर गायन पूछा है तो उसमें क्या लिखते हैं, क्षेत्र। क्षेत्र कौन सा है, हीट गायन मालवा आंचल में होता है। कहाँ होता है, मालवा आंचल में। फिर इसकी जो शैली है वो कैसी है, वो लिख सकते हैं एकल और सामूहिक। मतलब ये साथ में भी गाया जा सकता है और एकल भी गाया जा सकता है, सोलो भी। उसके बाद इसका जो मतलब कब गाया जाता है, जैसे कि अवसर हो गया, किस अवसर पे, तो यानी बारिश के अवसर पे तो आप सावन या भादो माह भी लिख सकते हैं, या बरसात के अवसर पे लिख सकते हैं, या बारिश के अवसर पर, ये भी इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फिर इसका विषय वस्तु, किसका विषय क्या है, तो राजा भर्तृहरि एवं रानी पिंगला के वियोग गायन। यानी इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट टॉपिक राजा भर्तृहरि एवं रानी पिंगला के वियोग गायन के बारे में है। और शैली, इसमें भी आपने 4 पॉइंट कवर कर लिए, क्षेत्र बता दिया, शैली बता दिया, किस अवसर पे गाया जाता है, कब गाया जाता है, क्या विषय होता है, तो राजा भर्तृहरि एवं रानी पिंगला के वियोग गायन हो गया। यानी कि जो ये हीट गायन है, जो भी गायन है, लोक कला है, उसके बारे में आपने सारी चीजें इसमें बताई। इसको और भी जो है तो कई तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट्स आपको ऐसे ही लिखने हैं ताकि वो चीज अच्छे से जो एग्जामिनर है उसको मतलब समझ में आए कि आपने सब कुछ सारा पॉइंट लिखा है जो कि इससे रिलेटेड है। उसके बाद हो गया जैसे कि किसी व्यक्ति के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे लिखना है। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आया है उसके बारे में, पेमा फाल्या के बारे में पूछा है, तो अब आप ऐसे बना सकते हैं एक फ्लो चार्ट। इस तरीके से आप लाइन बनाइए, जैसे यहाँ पे हो गया। अब आप सबसे पहले लिख दीजिए कि जन्म, तो झाबुआ। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं मृत्यु कब हुई, 2020 में हुई। उसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि क्या विशेष है, विशेष, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि पिथौरा चित्रकला के प्रसिद्ध। अब यहाँ पे आपको एक वर्ड लिखना है लिखंदरा, यानी कि जो पिथौरा चित्रकारी करते हैं उनको लिखंदरा कहा जाता है। तो ये आपको लिखना है कि पिथौरा चित्रकला के प्रसिद्ध लिखंदरा हो गए। फिर उसके बाद जनजाति भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये जनजाति से ही रिलेटेड क्वेश्चन है।
तो कौन सी जनजाति से रिलेटेड है? भील। उसके बाद एक और पॉइंट लिख सकते हैं आप, सम्मान। तो इनको एक बहुत महत्वपूर्ण सम्मान मिला था। कब मिला था? 1986 में शिखर सम्मान। कौन सा मिला था? शिखर सम्मान। इस तरीके से आप इसमें सारी चीजें, पेमा फाल्या के बारे में आपने सारी चीजें बता दी कि पेमा फाल्या का जन्म झाबुआ में हुआ, मृत्यु 2020 में हुई। इनके बारे में मतलब ये कौन है, मतलब ये भी तो बताना है आपको कि कौन है, विशेष क्या है इनके बारे में। तो पिथौरा चित्रकला के ये प्रसिद्ध लिकंदरा हैं, लिकंदरा यानी कि प्रसिद्ध जो है तो चित्रकार हैं पिथौरा चित्रकला के। कौन सी जनजाति है? तो भील जनजाति है इनकी। सम्मान कौन सा मिला? तो 1986 में शिखर सम्मान मिला। तो ये सारी चीजें जो है तो आपने उनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी आपने बता दी। अब अगर आपको इनका कोई प्रसिद्ध चित्र याद हो तो आप वो भी लिख सकते हैं विशेष करके, और पिथौरा चित्रकला के प्रसिद्ध लिकंदरा पहले लिख सकते हैं। विशेष में आप उनका कोई अगर प्रसिद्ध चित्र नाम उसका याद है तो आप लिख सकते हैं। जनजाति भील है, और सम्मान कौन सा मिला, सम्मान भी जरूरी है लिखना। इस तरीके से आपका आंसर कंप्लीट होगा और आपको 2 नंबर इसमें मिल जाएंगे इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इस क्वेश्चन को समझते हुए आपने अपना आंसर लिखा है। इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो ही आपको नंबर मिलेंगे। और जो भी 2025 का मेंस है जिनका, या 26 का मेंस है, हमारे जो है तो हमारा जो टीम है, हमारी टीम ने मेंस प्रोग्राम, प्री प्रोग्राम और साथ ही में मेंस की जो टेस्ट सीरीज है वो हम लोगों ने तीनों लॉन्च की है। यानी कि आपका मेंस का प्रिपरेशन हो या प्री का प्रिपरेशन हो या टेस्ट सीरीज हो, सब आपको एक ही जगह पे अवेलेबल हो जाएगा और सबसे कम प्राइस पे, लोवेस्ट प्राइस में आपको यहाँ पे हमारी तरफ से मेंस, प्री, टेस्ट सीरीज और सब। और टेस्ट सीरीज में सिर्फ आपको टेस्ट बस नहीं देना हो, ना ही हम आपको सिर्फ कॉपी चेक करके दे देंगे। आपको कॉपी चेक करके देंगे, बारीकी से आपकी कॉपी चेक होगी, एक एक आपका जो मिस्टेक है, जो आपके एरर है, उस पर ध्यान दिया जाएगा। और उसके साथ में आपको क्या लास्ट में आपको फीडबैक दिया जाएगा, और उस फीडबैक के अकॉर्डिंग आपको अपने ऊपर काम करना है, वर्क करना है, ताकि आप और इम्प्रूव कर पाओ और अच्छे से सारी चीजें कर पाओ। इस तरीके से जो है तो हम लोग टेस्ट सीरीज पूरी चलाते हैं, ताकि सिर्फ ये ना हो कि बच्चे आ रहे हैं, टेस्ट दे के जा रहे हैं और समझ में उनको कुछ नहीं आ रहा है। इस तरीके से हम नहीं करते, हम उनको फीडबैक देते हैं प्रॉपर, ताकि उनकी जो पहली कॉपी है और जो उनकी यानी कि जो फर्स्ट से लेके जो उनकी लास्ट कॉपी है, जब वो अपनी पहली कॉपी देखें और लेटेस्ट कॉपी या लास्ट की कॉपी देखें तो उनको खुद ही जो है तो फर्क समझ में आता है कि हम पहले कैसे लिख रहे थे और अब जो है तो हम कितना अच्छा लिख रहे हैं। तो अगर कोई भी जो है तो टेस्ट सीरीज, मेंस या प्री कुछ भी ज्वाइन करना चाहता है तो ये हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस पे आपको नंबर मिल जाएगा। आप वहाँ पे टेलीग्राम लिंक भी मिल जाएगा, आप टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, आप उस पर मैसेज करके आप जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है भीलों का रॉबिन हुड। अब इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे फ्लो चार्ट बना के, ये भी एक तरीका है फ्लो चार्ट बनाने का। अब आपने लिखा तो सबसे पहले तो आपको यही बताना है कि भीलों का रॉबिन हुड कौन है, तो टांटिया भील है। फिर इनको और क्या कहा जाता है? भारत का रॉबिन हुड भी कहा जाता है, रॉबिन हुड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है टांटिया भील को। उसके बाद आपको इसमें ये लिखना है कि इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो नीमाड़ में हुआ था, नीमाड़ खंडवा में। और फांसी कब दी गई थी इनको फांसी दी गई थी 4 दिसंबर 1889। उसके अलावा इनका योगदान, क्योंकि ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे इसलिए इनका योगदान लिखना जरूरी है। तो इनका योगदान हो गया कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष, ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष। अब ये इस तरीके से आपने पूरा का पूरा आंसर लिख दिया। अब अगर आप यहीं पे फ्लो चार्ट नहीं बनाते और लाइन बाय लाइन अगर सब में लिखते तो जो आपकी कॉपी है वो सबसे अलग नहीं दिखती, वो वैसे ही दिखती जैसे और लोगों की कॉपी दिखेगी। आपको अपनी कॉपी सबसे अलग दिखानी है, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको फ्लो चार्ट का यूज करना है। और भी कई तरीके के जो है तो फ्लो चार्ट बन सकते हैं, जैसे एक स्क्वायर बन सकता है। उसके अलावा ये जैसे अगर आप पॉइंट्स में लिखना चाहें, एरो हो गया। उसके अलावा ये जो स्टार हो गए, आप स्टार बना सकते हैं।
कई तरीके से जो है तो आप लिख सकते हैं। फिर जैसे ये जो ऊपर है नीचे है, इसको ऐसे ऊपर की तरफ कर सकते हैं। गोला बनाने की जगह ऐसे भी बना के आप लिख सकते हैं। मतलब कई तरीके से आप 2 नंबर में फ्लो चार्ट बना सकते हैं। और अपने आंसर को आप जब फ्लो चार्ट बनाते हैं तो ये नहीं होता कि सिर्फ आपका आंसर अच्छा दिखता है या अलग दिखता है, या मतलब ये बस नहीं होता है। उससे क्या होता है कि आपका जो आंसर है वो मतलब पूरा का पूरा आप उस पर अच्छे से लिख पाते हो, अच्छे से वो क्लियर अलग अलग दिखता है कि आपने क्या लिखा है। और उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको क्वेश्चन का नेचर समझते हुए ही उत्तर लिखना है। अब आप जैसे इसमें देखोगे भीलों का रॉबिन हुड, तो हमने सबसे पहले होता है टांटिया भील, भारत का उनका जन्म, फांसी दी गई यानी मृत्यु कब हुई, उनका योगदान क्या था, यानी उनके बारे में हमने हर एक चीज लिखी जो कि इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, और उस तरीके से लिखी जैसे अभी यहाँ पे इनके बारे में पूछा। अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि पेमा फालिया के बारे में है, तो पेमा फालिया के बारे में हमने लिखा क्योंकि ये जनजाति चित्रकार हैं, लिखंदरा हैं पिथौरा चित्रकला के। और उसके अलावा जो है तो इनको कौन सा सम्मान मिला, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, ये सारी चीजें हमने इसमें बताई। फिर जैसे कि और क्वेश्चन हो गए, जैसे हीट गायन हो गया। अब हीट गायन क्योंकि एक लोक कला है, तो लोक कला के अकॉर्डिंग कि किस क्षेत्र में ये गाया जाता है, किस क्षेत्र की ये लोक गीत है, लोक कला है, कौन सी शैली में गाया जाता है, किस अवसर पर गाया जाता है, क्या विषय, मतलब उस चीज के बारे में जिस पर्सपेक्टिव से वो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने उसमें सारी चीज लिखी है, ताकि हमारा कहीं भी नंबर कट ही ना सके, हमको 2 में 2 नंबर मिले। इस तरीके से हमको अपना आंसर लिखना है। यही मैं आप लोगों को इस क्लास के थ्रू समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसे ही अगर आप आगे जाएंगे तो जो हमने बैटल ऑफ बघाट बताया है उसमें भी जो जो चीजें होनी चाहिए, कब हुआ, फिर किसके मध्य हुआ, क्या परिणाम हुआ, जो बैटल में लिखा जाता है, वो तीनों चीजें हमने लिखी हैं। और अगर एक भी कोई डायमेंशन अगर आप कम कर देंगे तो आपको उसमें मार्क्स कम मिलेंगे। और अगर जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो। उसके साथ में अगर कुछ आप एक्स्ट्रा कुछ अपने से ऐड ऑन करना चाहोगे तो और अच्छा उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में सिर्फ आप डायरेक्ट आंसर भी लिखोगे तो भी आपको नंबर मिलेंगे। और जितना भी मैंने आप लोगों को समझाया है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब आप अभी क्या करेंगे कि ये वीडियो देखने के बाद, ये क्लास खत्म होने के बाद आप लोग खुद जो है तो एक पेज लेंगे, उस पे 2 नंबर के क्वेश्चन लिखेंगे और अपने से 2 नंबर के आंसर जो मैंने बताए हैं, जिस तरीके से समझाया है, और फ्लो चार्ट के साथ में आप खुद बना के देखेंगे। और फिर जो आप पहले आंसर लिखते थे वो आप दोनों के साथ आप खुद कंपेयर कीजिए। आपको खुद दोनों में बहुत जो है तो चेंज दिखेगा, पॉजिटिव चेंज दिखेगा दोनों में। और अगर आपको चेंज दिख रहा है और आपको अगर इस जो हमने सीरीज स्टार्ट किया अगर उससे कोई भी अगर आपको एडवांटेज हो रहा है, बेनिफिट हो रहा, आपके कोई भी डाउट क्लियर हो रहे हैं, तो आप लोग चैनल में कमेंट कीजिए और बताइए कि हमने ऐसा करके देखा है मैम और सही में हमारा जो है तो एक पॉजिटिव आउटकम आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो है तो हम आप लोगों के लिए ही एक सीरीज लेके आए हैं, और जब आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, और उसको कंटिन्यू करने में हमें जो मोटिवेशन चाहिए वो आप लोगों से मिलेगा। तो अगर आप लोगों को इससे, और जरूर होगा, मेरा ये 100% दावा है कि अगर आप मैंने जो भी 4 क्लासेस में सिखाया है अगर आपने उसको अच्छे से सीखा है तो 100% जो है तो आपको जो है तो चेंज देखने को मिलेगा और पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा। तो आज आप लोग जरूर ऐसा करके देखिए। मैंने 2 नंबर के जो क्वेश्चन बताए हैं और जो कल के में भी समझाया है कि क्वेश्चन के जो डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं, कुशल्य शब्द, उसको समझ के अगर आप आंसर अपना बनाते हैं तो आपका आंसर जो है तो वो और अच्छा होगा, कंप्लीट होगा। तो आज आप ये करके देखिए, और चैनल हमारे जो वीडियो है इस वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या इससे फायदा हुआ। और अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।